स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत सर। बच्चों, आज मैं आपको ट्रांसलेशन में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस क्या होते हैं इन सबको पढ़ा दिया हूं। अब इस चैनल पर आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, तो ट्रांसलेशन की पूरी जानकारी के लिए आप इस पर जितने भी वीडियोज पढ़े हैं सबको देख लीजिए। इसमें आपको इजयमार, यूज ऑफ इजयमार, यूज ऑफ वाजवेयर, यूज ऑफ हैज हैव हैड, यूज ऑफ शैल विल बी या शैल विल हैव, इन सब का प्रयोग बताया गया है। तो इसमें मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं, और इससे पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप देखेंगे तो इसको देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या उसको आप समझेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर। अब देखिए, इसमें अभी तक जो आप पढ़े हो, जो टेंस, जो फ्यूचर मतलब जो भी आप पढ़े हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्लियर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें आज जो इस टेंस में आप सीखेंगे, जो टेंस आप सीखे हुए हो, जो इस टेंस में मैं सिखाने जा रहा हूं, वो जो आपके पास जो ज्ञान है वो कुछ अलग है, लेकिन जो आपको मैं कुछ अलग इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो उस चीज को आप देखिए, और इसको देखने के बाद फिर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप पढ़े हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जितने भी मतलब जो भी आप पढ़े हो, तो उसमें क्या सिखाया गया आपको कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द समूह आते हैं तथा कार्य का फ्यूचर टेंस में होना पाया जाता है, उसे क्या करते हैं, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, मतलब वह सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मतलब फ्यूचर के प्लान को, मतलब जो फ्यूचर में होने वाली क्रियाओं की बात होती है, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में रखा जाता है। फिर इस प्रेजेंट को, पास्ट को, फ्यूचर को, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ये सब क्या है, इन सब की पहचान क्या है, इन सभी को आपको बताया गया है। तो उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिए, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा और सेंटेंस बताऊंगा कि कैसे, किस स्ट्रक्चर के आधार पर कैसे किस सेंटेंस का ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये चीज आप सीखेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखिए और इस पूरे वीडियो को देखिएगा। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट पर बात करते हैं। जो रूल नंबर फर्स्ट है उसको ध्यान से समझिए। तो रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट जो है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, तो इसको आप समझेंगे जैसे सब्जेक्ट, और फिर क्या होता है, शैल आता है या विल आएगा, प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये B1 का मतलब होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। B1 का मतलब जो होता है ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, जो सब्जेक्ट है शैल या विल प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। सब्जेक्ट जो है वाक्य में जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूं, मेरे बारे में, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं एक अध्यापक हूं, मुझे आपको पढ़ाना है, आई एम टू रीड यू, आई एम टू टीच यू। ठीक, मुझे आपको पढ़ाना है, आई एम टू टीच यू। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, अपने बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां क्रिया कर रहा हूं, तो यहां मैं क्या हो गया, क्रिया करने वाला हो गया। तो वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा, या वाक्य में जो काम करने वाला होता है, जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, या वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। और ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब का, इसको मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, ये मॉडल में भी आते हैं शैल या विल। तो ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो जो वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर, जो वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर उसका टेंस बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे क्या होता है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट को, डिड पास्ट इंडेफिनिट को, शैल या विल फ्यूचर इंडेफिनिट को, इज एम आर प्रेजेंट को, वाज वेयर पास्ट को, और शैल भी, विल भी किसको, फ्यूचर कंटीन्यूअस को बताता है। तो ये चीज आप समझेंगे इसमें। तो इसमें ये पहला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल या विल B1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में जो काम करने वाला होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वह वर्ब जो मेन वर्ब के साथ मिलकर उसका टेंस बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद वर्ब क्या होता है, वर्ब जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। मतलब वो क्रिया होता है, चाहे B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा, B4 होगा, B5 होगा। क्लियर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो प्राप्त करते हैं, जो अचीव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए इसमें, जैसे देखो, वह एक
गीत गाएगा, वह एक गीत गाएगा। इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको सब लोग जानते हैं कि इसका किस प्रकार बनेगा। तो इसमें कार्य करने वाला कौन है, गीत गाने वाला कौन है, वह है। क्लियर? मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं, इसमें आपको बेसिक बताया जाएगा। इसके बाद ठीक है, मैं जब पूरा टेंस पढ़ा दूंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब जितने भी टेंस हैं सबको मैं पूरा बेसिक पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। और उस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एडवांस पढ़ाया जाएगा, मतलब बड़े बड़े सेंटेंस को कैसे करते हैं। क्लियर? उस चीज को बताया जाएगा। तो पहले आप बेसिक सीख लीजिए, जब आपके पास कुछ रहेगा तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसीलिए पहले इसको बेसिक सीख लीजिए। तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ आएगा क्या, विल, ही विल। उसके बाद लिखेंगे सिंग आ सॉन्ग, ही विल सिंग आ सॉन्ग। क्लियर? अब इसका आप निगेटिव बनाना चाहें तो निगेटिव बहुत आराम से बना सकते हैं। इसका निगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वह गीत नहीं गाएगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्लियर? अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल या विल पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में 4 प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या हुआ है, गीत गाएगा, क्या हुआ है, गीत गाएगा। तो क्या हो जाएगा, विल ही सिंग अ सॉन्ग, विल ही सिंग अ सॉन्ग। अब देखो, अगर ये इंट्रो दूसरे टाइप का WH फैमिली का हो जाए, जैसे वह एक गीत क्यों गाएगा, तो पहले वाई आएगा, फिर विल आएगा, फिर ही आएगा, फिर सिंग अ सॉन्ग, वाई विल ही सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? अब देखो कितने लोग एक गीत गाएंगे, तो हाउ मेनी पीपुल विल सिंग अ सॉन्ग। कौन एक गीत गाएगा, तो हु विल सिंग अ सॉन्ग। अब देखो जो बच्चे एकदम कमजोर हैं, जिनको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, पहले हिंदी में सेंटेंस याद करेंगे। वह एक गीत गाएगा, वह एक गीत नहीं गाएगा। क्या वह एक गीत गाएगा, वह एक गीत क्यों गाएगा, कितने लोग गीत गाएंगे, कौन गीत गाएगा। जब हिंदी में तैयार कर लेंगे तो उसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस बनाएंगे आप, तो उसका मतलब उसका अंग्रेजी भी तैयार करना। इसका निगेटिव भी मैं बता दे रहा हूं, ये अफर्मेटिव है। इसका निगेटिव जो होगा, ये देखो रूल नंबर 1 में है सर, ये रूल नंबर 1 में है। इसका बताता हूं, फिर उसके बाद भी बताऊंगा। इसका निगेटिव जो बनेगा तो सब्जेक्ट बनेगा, ध्यान से समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शैल होगा या क्या होगा, विल होगा, फिर क्या होगा, नॉट होगा, फिर V1 होगा, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्लियर? जैसे वह, ध्यान से समझिए इसको, वह एक गीत नहीं गाएगा, वह एक गीत नहीं गाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, वह एक गीत नहीं गाएगा तो ही, विल होगा, फिर नॉट होगा, फिर क्या होगा, सिंग, फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, सॉन्ग। He will not sing a song। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके इंट्रोगेटिव पर मैं चल रहा हूं। इंट्रोगेटिव में कितने प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं उसको मैं बनाने जा रहा हूं, तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। ये कमजोर बच्चों के लिए है, जो होशियार बच्चे हैं अभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इसमें और चीज पढ़ाया जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें कई सारे स्ट्रक्चर हैं। तो उसको जैसे मैं बता देता हूं, तो कुछ बच्चे उब जाएंगे कि यही पढ़ाएंगे कि वह गीत नहीं गाएगा, क्या वह गीत गाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आगे पढ़ाया जाएगा, जैसे उसे गीत गाना आएगा, ठीक है, वह मुझे पिटवाएगा। इसको सोच कर बैठे रहिए जो देख रहे हैं। वह उसे गीत गाना आएगा, वह मुझे पिटवाएगा, वह मुझसे पत्र लिखवाएगा, वह मुझे घर जाने देगा, वह चाय पीने के बजाय पानी पिएगा। क्लियर? वह यह किताब उस किताब जैसी लगेगी। तो ये चीज आपको, ये सब स्ट्रक्चर इसी वीडियो में बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। मैं एक का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बता दे रहा हूं, बाद में आपको सब आपको बनाना है। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो इसके पहले था। तो इसमें अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के पहले आता है, अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के पहले आए तो उसके अंग्रेजी ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या? अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए। तो अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आएगा, तो पहले शैल, विल या शैल लिखा जाएगा, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे क्या, अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट लिखेंगे, निगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। दोनों स्ट्रक्चर एक में देखिए। फिर क्या लिखेंगे, V1 प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर यहां हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब देखो इसको, जैसे देखो, क्या वह घर नहीं जाएगा, क्या वह घर नहीं जाएगा। क्लियर? क्या वह घर नहीं जाएगा, यहां क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्या लिखेंगे, क्या प्रश्न सूचक शब्द पहले आया कि नहीं आया। क्या हिंदी में, हिंदी के वाक्य में पहले तो आपको पूरे सेंटेंस का क्या दिखना है, क्या वह घर नहीं जाएगा। तो यहां आने से आपको पता चला कि वाक्य फ्यूचर में है।
कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद सेंटेंस का टाइप देखिए कि अफर्मेटिव है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो किस प्रकार का इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ क्या पहले आया है, तो क्या जब प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आएगा वाक्य में, तो क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, व्हाट ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, बिल लिखेंगे। व्हाट ना लिखकर क्या लिखा जाएगा, बिल। उसके बाद लिखेंगे ही। उसके बाद नहीं है तो नॉट लिखेंगे। देखो शैल या बिल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया। अब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो यहां हो जाएगा गो, विल ही नॉट गो। उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद लिख देंगे हाउस, विल ही नॉट गो टू हाउस। क्लियर। अब इसको आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, फिर आपको जीवन में समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो ये इंट्रोगेटिव का पहला स्ट्रक्चर था, इंट्रोगेटिव का दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्लियर। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में हु, व्हाट, हुम, हुज, व्हाई, ठीक है, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, सब आएंगे। क्लियर। तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या लिखेंगे, बिल। और उसके बाद लिखेंगे क्या, शैल, बिल या शैल प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट, बिल या शैल प्लस क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, नॉट, प्लस लिखेंगे B1 प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसका देखिए, इसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। इसमें जो आएगा प्रश्न सूचक शब्द हिंदी के वाक्य में, वह वाक्य के बीच में आएगा। तो कैसे होगा उसको ध्यान से समझ लीजिए। देखो वह क्यों नहीं पानी पिएगा, वह क्यों नहीं पानी पिएगा, इसको ध्यान से समझिए। वह क्यों नहीं पानी पिएगा, तो क्या होगा इसमें, देखो इस सेंटेंस में, इसमें क्यों प्रश्न सूचक शब्द जो है, ये देखो प्रश्न सूचक शब्द क्यों क्या आया, वाक्य के बीच में आया। तो यही चीज आपको पहचानना, वाक्य को देखकर आपको पहचानना है कि इसकी अंग्रेजी किस प्रकार से हम बना सकते हैं। क्लियर। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, किस प्रकार से इसकी अंग्रेजी बनेगी, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या होगा, तो इसमें प्रश्न सूचक शब्द पहले, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई होती है, क्योंकि अंग्रेजी क्या होगी, व्हाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, तो सब्जेक्ट लाइए। ठीक है। वह क्यों पानी पिएगा, अब नॉट तो है नहीं, निगेटिव तो है नहीं, अगर निगेटिव होता तो नॉट लगाते हैं, अब निगेटिव है नहीं तो नॉट नहीं लगेगा। क्लियर। तो यहां क्या लाएंगे, व्हाई विल ही, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रिंक, क्या लिखेंगे, ड्रिंक, और फिर क्या हो जाएगा, वाटर, व्हाई विल ही नॉट ड्रिंक वाटर। क्लियर। अब तीसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं, तीसरा ध्यान से समझिए। तीसरा स्ट्रक्चर जो है, तो इसमें क्या होता है, हाउ मच स्ट्रक्चर ध्यान से समझिए, और इसको उबिएगा ना, वीडियो बहुत लंबा होगा, और इसको आप पूरा देखिएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, और प्लस शैल या बिल। बच्चे क्या करते हैं, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज, प्लस यहां क्या होगा, नाउन आएगा। क्या होगा, नाउन। बहुत बच्चे करते हैं क्या, थोड़ा सा देखेंगे बस बंद कर देते हैं और पूरी जानकारी नहीं ले पाते। तो इसको पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या है, क्या चीज है। क्लियर। तो हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, हुज प्लस नाउन प्लस क्या होता है, शैल या बिल, प्लस लिखेंगे यहां सब्जेक्ट। क्लियर। प्लस क्या लिखेंगे, यहां सब्जेक्ट लिखेंगे। यहां क्या होगा, सब्जेक्ट, प्लस होगा नॉट, प्लस लिखेंगे B1, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। प्लस क्या हो जाएगा, यहां क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसको ध्यान से समझो। जैसे देखो कितने लोग, इसको ध्यान दीजिए, यहां कितने लोग घर जाएंगे, कितने लोग घर जाएंगे। अब इसको ध्यान से समझिए आप। अब देखो जब वाक्य में कितना, कितनी, किसका या कौन सी, किसका या किसकी आता है, जब सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, किसका या किसकी आए, ठीक है, तो कितना क्या है, कितना क्या होता है, नाउन होता है। किसका क्या होता है, नाउन होता है। तो कितना क्या है, उस चीज को लिखते हैं। तो कितने क्या है, लोग हैं। तो सबसे पहले जिसको गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मेनी लगाएंगे, और जिसको नहीं गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मच लगाएंगे। क्लियर। तो किसको गिना जा सकता है, लोग को तो गिन सकते हैं ना, तो लोग को गिन सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, हाउ मेनी, क्या लगाएंगे, हाउ मेनी। उसके बाद लिखेंगे क्या, पीपुल, हाउ मेनी पीपुल। क्लियर। हाउ मेनी पीपुल, क्या लगेगा, बिल लगेगा। अब यहां देखिए, यही पीपुल सब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस में, पीपुल ही सब्जेक्ट है ना, तो पीपुल यहां है तो सब्जेक्ट का स्थान खाली हो जाएगा। तो बिल के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, गो, और फिर लिखेंगे टू, उसके बाद लिख देंगे हाउस,
और फिर इसका अंत क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क से कर देंगे। तो आपको किस तरीके से याद करना है उसको ध्यान से समझिए। जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, ठीक है, तो नॉर्मल चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे वह एक गीत गाएगा तो ही विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गाएगा ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या वह एक गीत गाएगा, ठीक है, विल ही सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत क्यों गाएगा, व्हाई विल ही सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, कितने लोग गीत गाएंगे, हाउ मेनी पीपुल विल सिंग अ सॉन्ग, कौन एक गीत गाएगा, हु विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले हिंदी में तैयार कर लीजिए। वह एक गीत गाएगा, वह एक गीत नहीं गाएगा, क्या वह एक गीत गाएगा, वह एक गीत क्यों गाएगा, कितने लोग गीत गाएंगे, कौन गीत गाएगा। उसके बाद आप तैयार कर लीजिए, he will sing a song, he will not sing a song, will he sing a song, why will he sing a song, how many people will sing a song, क्लियर। तो ऐसे तैयार कर लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूं उसको करिए, ठीक है, अन्यथा अंग्रेजी सीख नहीं पाएंगे, उसको ध्यान से समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और फिर बाद में उतार लीजिए। उसके बाद नहीं तो वीडियो रोक कर आप इसको नोट कर लिया कीजिए, क्लियर। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और फिर इसको पढ़िए। अब इसमें जो आखिरी है इंट्रोगेटिव में 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब जो चौथा स्ट्रक्चर है वो क्या है, हु प्लस क्या होगा, बिल, हु प्लस क्या लिखेंगे, इसको साफ लिख देता हूं, और हु प्लस क्या लिखेंगे, बिल या शैल, प्लस लिखेंगे B1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, जो हु होता है, हु जो होता है सेंटेंस में, क्वेश्चन वर्ड हु जो है वह स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करता है। मतलब हु मींस कौन होता है, तो जिस वाक्य में हु होगा उस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग होगा तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज बहुत बड़ी चीज है, उसको आपको बड़े सेंटेंस में एडवांस में सीखना है। अभी मैं आपको छोटा सेंटेंस सिखा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, कौन घर जाएगा, तो कौन घर जाएगा, कौन घर जाएगा, क्लियर। तो इसमें कौन घर जाएगा, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हु, उसके बाद लिखेंगे क्या, बिल, उसके बाद लिखेंगे सिंग नहीं होगा, हु बिल, उसके बाद हो जाएगा गो, उसके बाद लिखेंगे टू, उसके बाद क्या लिख देंगे, हाउस, हु विल गो टू हाउस, क्लियर। तो ये रूल नंबर फर्स्ट था। अब हम सीधे चलते हैं रूल नंबर सेकंड पर, ठीक है। ये वीडियो लगभग आधा घंटे का बनेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको आ जाएगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है, क्लियर। तो रूल नंबर 2 पर बात करते हैं। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 में भी इतने सेंटेंस बनेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, मैं सबका नहीं बताऊंगा, आप केवल आपको अफर्मेटिव बताऊंगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे, खुद बनाएंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, ठीक है, कमेंट कीजिए उस पर, नहीं तो मेरा नंबर है आपके पास, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए तो यहाँ क्या होगा, रूल नंबर 2 जो है, जैसे देखो सब्जेक्ट यस फॉर सब्जेक्ट हो गया, यस लिख देता हूं। अब देखो क्या हो जाएगा, बिल या शैल प्लस नो प्लस हाउ प्लस टू प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, उससे एक गीत गाना आएगा, क्लियर। अब देखो उसे एक गीत, ध्यान से समझिए, उसे एक गीत गाना आएगा, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ही विल नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, ही विल नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। अब इसका अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसे एक गीत गाना नहीं आएगा तो क्या होगा, ही विल नॉट नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। क्या उसे एक गीत गाना आएगा, विल ही नॉट नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, क्लियर। उसे एक गीत गाना क्यों आएगा, Why will he not know how to sing a song? कितने लोगों को गीत गाना आएगा, How many people will know how to sing a song? किसे गीत गाना आएगा, Who will know how to sing a song? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप बनाइए और इसको सीखिए और इसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्लियर। अब देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिए ध्यान से आप, रूल नंबर 3 पर आते हैं। जो रूल नंबर 3 है उसको देखिए। रूल नंबर 3 क्या है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, बिल या शैल, क्या होगा, बिल या शैल, बिल या शैल प्लस क्या होगा, गेट प्लस होगा ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड।
ये थोड़ा रोमांटिक, मतलब ये थोड़ा आपके दिमाग को भुना देगा कि किस प्रकार का सेंटेंस है, इसको आप देखेंगे। जैसे देखो, वह मुझे पिटवाएगा, वह मुझे पिटवाएगा, क्लियर? वह मुझे पिटवाएगा, वह मुझे पिटवाएगा, वह मुझे पिटवाता है, वह मुझे पिटवाता था, वह मुझे पिटवाएगा, वह मुझे पिटवा रहा है, वह मुझे पिटवा रहा था, वह मुझे पिटवा रहा हो, वह उसे पिटवा रहा होगा। मतलब बहुत सारा चीज आपको जानना है, ठीक है? अब इस सेंटेंस को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो फीलिंग जरूर हमको बताइएगा। अब देखो, वह मुझे पिटवाएगा, तो ये क्या है? पिटवाने की अंग्रेजी क्या होती है? पिटना की तो अंग्रेजी होती है, लेकिन पिटवाना की भी अंग्रेजी होती है कहीं जी? नहीं होती है ना। तो जो पिटवाना की अंग्रेजी नहीं होती तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, तो इसके लिए मैं बता रहा हूं ना कैसे इसका ट्रांसलेट होगा। यहाँ कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसका ट्रांसलेट ना हो, कोई भी सेंटेंस नहीं है जिसका ट्रांसलेट ना हो। सब चीज का आप ट्रांसलेट सीख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्लियर? अब देखो, वह मुझे पिटवाएगा। अब देखिए, वह जो हो गया कोई कार्य करवाने वाला व्यक्ति हो गया, मैं हो गया मार खाने वाला व्यक्ति, लेकिन पीटने वाला व्यक्ति है क्या? मुझे जो पीट रहा है वो पीटने वाला व्यक्ति सेंटेंस में लिखा है? नहीं लिखा है। तो जब वो वाक्य में काम करवाने वाला होता है और करने वाला नहीं होता है, तो क्या होता है? उसमें हम गेट का प्रयोग करते हैं, क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ही, उसके बाद लिखेंगे विल गेट मी, उसके बाद क्या हो जाएगा? बीटन, ही विल गेट मी बीटन। एक चीज और आपको दिक्कत कर रहा है कि क्रिया का थर्ड फॉर्म कहां से आ गया, ये बीटन कहां से हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हो, एक्टिव वॉइस में कहां बीटन हो गया? तो एक्टिव वॉइस नहीं है जी, ये पैसिव वॉइस है। क्यों पैसिव वॉइस है उसको भी समझ लीजिए। अब देखो, पैसिव ऐसा भी बनता है, कैसे बनता है? जैसे देखो, जब वाक्य में डूअर नहीं रहेगा, डूअर का अभाव मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, कार्य करने वाले व्यक्ति का अभाव होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे ऐसी दशा में, ठीक है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसको पैसिव वॉइस मानते हैं, क्लियर? अब पीटने की क्रिया कौन कर रहा है? कोई वाक्य में नहीं है ना। तो जब वाक्य में नहीं है, क्रिया को करने वाला वाक्य में नहीं है, तो वाक्य एक्टिव वॉइस कहां हो? एक्टिव वॉइस जो पैसिव वॉइस होता है, वॉइस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। वॉइस जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है? एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस। जो उब गया कुछ नहीं सीखेगा, वीडियो छोड़कर जा रहे हो ना, कुछ नहीं सीख पाओगे, ये समझ लो। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है? दो चीज होता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, इसका सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है ना, और पैसिव में भी सब्जेक्ट होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट और पैसिव में भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब एक्टिव का सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? तो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या होता है? या तो डूअर होता है, क्या होता है? डूअर मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति, या तो जब किसी के बारे में कुछ बताया जाएगा तो क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। क्या होगा जी? लिविंग। समझ पा रहे हैं ना? और इसका सब्जेक्ट जो होता है ये क्या होता है? या तो नॉन डूअर होता है, क्या होगा? नॉन डूअर, या फिर क्या होगा? नॉन लिविंग। नॉन डूअर या नॉन लिविंग, ये चीज आपको समझना है। तो डूअर क्या होता है? जब वाक्य में काम करने वाला, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं डूअर हो गया, मैं लिविंग हूं कि नहीं? तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट या तो डूअर होगा या तो लिविंग होगा। समझ पा रहे हैं ना? और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नॉन डूअर, नॉन लिविंग। लिविंग भी होता है लेकिन वो डूअर नहीं होगा, मतलब कार्य नहीं करेगा। अगर डूअर है तो मतलब लिविंग है तो डूअर नहीं होगा, वो कार्य नहीं करेगा, और नॉन लिविंग रहेगा तो पैसिव वॉइस रहेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अब देखो, जैसे इस सेंटेंस में कार्य नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए, इसके चौथे स्ट्रक्चर पर आते हैं। रूल नंबर जो 4 है उसको आपको समझाता हूं। इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। वह मुझे नहीं पिटवाएगा, तो ही विल नॉट गेट मी बीटन। क्या वह मुझे पिटवाएगा? विल ही नॉट गेट मी बीटन। वह मुझे क्यों पिटवाएगा? व्हाई विल ही, वह मुझे क्यों पिटवाएगा? व्हाई विल ही गेट मी बीटन। कितने लोग मुझे पिटवाएंगे? हाउ मेनी पीपुल विल गेट मी बीटन। कौन मुझे पिटवाएगा? हु विल गेट मी बीटन। समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरीके से आप एकदम तूफान मचा दीजिए। तूफान का मतलब समझ रहे हो? है? पूरा क्रांति ले आओ। अब देखो इसमें क्या होगा, अगला सेंटेंस देखिए, अगला स्ट्रक्चर। तो रूल नंबर 4 जो है उसको देखिए, रूल नंबर 5 है ये शायद, रूल नंबर 4 ही मान लीजिए, ठीक है। बाकी तो सब है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? बिल, बिल या शैल, प्लस होगा मेक, प्लस क्या होगा? B1, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड होगा,
आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं। क्लियर? इसको उबना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है और सभी जानकारी को ग्रहण करना है। अगर आपके पास कोई मित्र है पढ़ने वाला तो उसके पास भी इस वीडियो को भेज देना है, जिससे वो भी सीख जाए। समझ रहे हैं ना? तो अब देखो क्या होगा, सब्जेक्ट शैलिया विल मेक ऑब्जेक्ट B1 प्लस अदर वर्ड। तो क्या होगा, वह मुझसे एक पत्र लिखवाएगा। वह मुझसे एक पत्र लिखवाएगा। लिखना की अंग्रेजी होती है, लिखवाना की कहीं सीखे हो, कहीं देखे हो लिखवाना की? नहीं सीखे हो ना? तो जहां अंग्रेजी ना मिले वो कॉजेटिव वर्ब हो जाता है, उसके साथ कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो गेट, मेक, हेल्प, ये सब क्या होते हैं? कॉजेटिव वर्ब होते हैं। गेट, मेक, लेट, हेल्प। समझ रहे हैं ना? तो इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही, फिर लिखेंगे बिल, फिर लिखेंगे मेक, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या? मुझसे, मी। उसके बाद लिखेंगे राइट अ लेटर। सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि ये मेक का प्रयोग क्यों हुआ आखिर? उसमें तो गेट का करके बैठे थे, अब इसमें मेक का प्रयोग क्यों हुआ है? तो इसमें मेक का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति है। ध्यान से समझिए, वह मुझसे एक पत्र लिखवाएगा। वो सेंटेंस जो देख रहे हो आप, वह देखो ध्यान से, वह मुझसे एक पत्र लिखवाएगा। तो वह मुझसे एक पत्र लिखवाएगा, वह क्या हो गया? कार्य करवाने वाला। मैं क्या हो गया? कार्य करने वाला। तो वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं? मेक का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित हो तो ऐसी दशा में हम मेक का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ही विल मेक मी राइट अ लेटर। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, वह मुझसे एक पत्र नहीं लिखवाएगा, तो ही विल नॉट मेक मी राइट अ लेटर। क्या वह मुझसे एक पत्र लिखवाएगा? तो क्या लिखेंगे? विल ही नॉट मेक मी राइट अ लेटर। क्या वह मुझसे एक पत्र नहीं लिखवाएगा, इसका बताया हूं। विल ही नॉट मेक मी राइट अ लेटर। ठीक है? क्या समझ रहे हैं ना? वह क्यों मुझसे एक पत्र लिखवाएगा? तो व्हाई विल ही, ठीक है, व्हाई विल ही मेक मी राइट अ लेटर। कितने लोग मुझसे पत्र लिखवाएंगे? हाउ मेनी पीपुल विल मेक मी राइट अ लेटर। कौन मुझसे पत्र लिखवाएगा? हु विल मेक मी राइट अ लेटर। ठीक? तो इस तरीके से आप जितने सेंटेंस चाहो उतने सेंटेंस इस पर बोल सकते हो और इसको आप एक नोट कॉपी बना लीजिए, उसमें आप नोट कर लीजिए और जब भी आपको कोई समस्या हो तो उसको देख लीजिए। और अगर उससे समस्या दूर नहीं हो रही है तो मैं प्रेजेंट हूं। क्लियर? आपका ये चैनल जो है आपको ट्रांसलेशन सिखाकर छोड़ेगा। ठीक है? आपको ट्रांसलेशन आकर ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाह रहे हो तो आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा। सब बेसिक मैं बता रहा हूं, अभी एडवांस बताया जाएगा। क्लियर? अब देखो इसका अगला रूल जो है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस बिल होगा, प्लस शैल होगा, प्लस लेट होगा, प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, प्लस B1 होगा, प्लस क्या होगा? अदर वर्ड होगा। ठीक है? सब्जेक्ट अब लेट आ गया। अब लेट का यूज देखना है। जैसे देखो, वह मुझे, ध्यान से समझिए, वह मुझे घर नहीं जाने देगा। वह मुझे घर नहीं जाने देगा। क्लियर? अब इसमें भी मैं तो घर जाने वाला हूं, वह मुझे आज्ञा देने, मतलब कार्य करवाने वाला करने वाला दोनों उपस्थित है। तो जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है लेकिन उसमें आज्ञा का भाव हो। ठीक है? जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित हो लेकिन उसमें किसका भाव हो? आज्ञा का भाव हो। तो आज्ञा का भाव जब रहेगा तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करेंगे? लेट का। कोई भाव ना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? मेक का। ठीक है? तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो क्या लिखेंगे? ही, उसके बाद लिखेंगे बिल, उसके बाद लिखेंगे क्या? he will। अब यहां नॉट लिखेंगे, या तो घर नहीं जाने देगा तो यहां इसके इस बीच में क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। यहां क्या कर देंगे? नॉट लगाएंगे। he will not let me go to house। he will not let me go to house। इसको अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, फिर तूफान मचा दीजिए। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है? फिर आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है, कोई भी नहीं टिकने वाला है। आप किसी से भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं इन सब सवालों को, कोई भी टिकने वाला नहीं है। क्लियर? अब देखो इसमें मैं अगले रूल को बताने वाला हूं। रूल नंबर जो 6 है उसको ध्यान से समझ लीजिए। रूल नंबर 6 क्या है उसको देखिए। रूल नंबर 6 जो है
रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, सब अफर्मेटिव मैं बता रहा हूं, निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बताएंगे, ठीक है, निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे, मैं अफर्मेटिव बना रहा हूं। क्लियर? बस इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में फिर आपको बताया जाएगा, या फिर देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। जैसे सब्जेक्ट विल या शैल प्लस क्या होगा, हेल्प, हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, विल या शैल प्लस होगा हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो वहां मुझे क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहां टू होगा, क्या होगा, टू प्लस होगा B1 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड होगा। जैसे देखो वह इस मतलब वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करेगा, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करेगा, इसको ध्यान से समझिए। तो देखिए इसको ध्यान से, जैसे देखो वह इस कार्य को करवाने में, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करेगा, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करेगा। समझ पा रहे हैं ना सेंटेंस? देखो थोड़ा उल्टा, मतलब कुछ गड़बड़ लिखा गया है, इसको आप समझ जाएंगे, इतना अच्छा लिखा हुआ है। तो वह करवाने की अंग्रेजी क्या होती है, बताओ जल्दी। डू मीन्स करना होता है, लेकिन करवाना का मतलब क्या होता है, तो होता नहीं, तो पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहां हेल्प आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल हेल्प मी टू डू दिस वर्क, ही विल हेल्प मी टू डू दिस वर्क। अब देखो इसमें भी कार्य करवाने वाला है और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित है। जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित होता है, तो और आज्ञा का भाव हो तो लेट का प्रयोग करते हैं, कोई भाव ना हो तो मेक का प्रयोग करते हैं, अगर मदद का भाव हो तो किसका प्रयोग करेंगे, हेल्प का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जब वाक्य में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति उपस्थित हो और वाक्य में मदद का भाव प्रकट हो, तो हम क्या करते हैं, हेल्प का प्रयोग करते हैं। इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बना लीजिएगा, एक स्ट्रक्चर और बचा उसको बता देता हूं, और फिर इसका एडवांस बताया जाएगा। ये बहुत बेसिक है, इतना जानकारी लेने से आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप इसका एडवांस भी देखिएगा। तो रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 जो है, तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, विल होगा या शैल होगा, प्लस होगा B1 प्लस होगा ऑब्जेक्ट प्लस होगा इंस्टीड ऑफ, प्लस क्या होगा, इंस्टीड ऑफ या होगा बिसाइड्स ऑफ, क्या होगा, बिसाइड्स ऑफ, ठीक है, बिसाइड्स ऑफ, ठीक है, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, नीचे लिखता हूं, प्लस B1 प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? वह चाय पीने के बजाय पानी पिएगा, वह चाय पीने के बजाय, वह चाय पीने के बजाय, ठीक है, वह चाय पीने के बजाय पानी पिएगा, वह चाय पीने के बजाय पानी पिएगा, तो क्या हो जाएगा, ही, एक चीज देखेंगे, पहले पानी पिलाएंगे फिर चाय पिलाएंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, ही विल ड्रिंक, पीछे से सेंटेंस होता है, ही विल ड्रिंक वाटर, इसका ट्रिक बताया जाएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, पहले बेसिक जान लीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, पहाड़ उठाने लगेंगे तो फिर आप उसी के नीचे दब जाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो पहले इसका बेसिक सीख लीजिए, उसके बाद एडवांस सीखिएगा। ही विल ड्रिंक मी वाटर इंस्टीड ऑफ, क्या होगा, इंस्टीड ऑफ, ठीक है, इंस्टीड